कुछ चूहों को एक साइंसदान ने पिंजरों में कैद कर रखा था। वो उन पर रोज़ नई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था। वो हर रोज़ चूहों को नए इंजेक्शंस लगाता था और फिर उनके ब्रेन के स्कैन्स देखता था। अब करना कुछ ऐसे हुआ कि एक दिन एक चूहा पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गया। वो चूहा भागता रहा ताकि वो उस लैब से बाहर निकल सके। उसकी कोशिश थी कि उसको कोई ऐसा रास्ता मिले। चंद रोज़ वो मुसलसल भागता रहा पर वो कामयाब ना हो सका और साइंसदान ने उसको पकड़ दिया। साइंसदान ने उसको दोबारा पिंजरे में डाल दिया और अब उसके फाइनल रिजल्ट्स का टाइम हो गया। तो उसने जब उन तमाम चूहों के ब्रेन के स्कैन किए तो उसके लिए ये बहुत हैरानी की बात हुई कि जो चूहा भाग चुका था, बार बार भागता रहा, उसके ब्रेन के सेल्स बहुत ज़्यादा नए पैदा हुए, जबकि बाकी चूहे जिस पे उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल की थी, नई नई दवाइयाँ डाली थी उनको, उनमें ब्रेन सेल्स मौजूद नहीं थे, नए ब्रेन सेल्स नहीं आ सके। साइंसदान के लिए ये बहुत हैरान कुन बात थी और उसको समझ नहीं आई कि वो कौन सी वजह थी कि उस चूहे ने जो कि भाग चुका था नए ब्रेन सेल्स पैदा कर लिए। अब हम आते हैं 1970s की तरफ, जब ये कहा जाता था कि मैमल्स ब्रेन सेल्स जो नए प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैमल्स के ब्रेन के सेल्स जितने हैं वो उतने ही पूरी उम्र रहते हैं। ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। 1970s में एक साइंटिस्ट ने एक पेपर लिखा जिसमें उसने कहा कि मैमल्स और उनमें इंसान अपने ब्रेन सेल्स नए पैदा कर सकते हैं, पर उसको साइंटिस्ट बाकी जितने थे उन्होंने कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। 1980s में फिर कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया, बल्कि एक साइंटिस्ट ने तो 17 पेपर्स लिखे कि हम नए ब्रेन सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नए ब्रेन सेल प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हमारी जो याददाश्त की क़ुव्वत है या हमारे काम करने की सलाहियत वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पर स्टिल बहुत सारे साइंसदानों ने उसको अच्छा नहीं कर दाना और उनका ये ख्याल था कि इंसान के ब्रेन सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो फिक्स्ड हैं। नए ब्रेन सेल्स के निकलने को या पैदा होने के अमल को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। 1990s में फिर कुछ साइंसदान ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के साथ आए और उन्होंने ये बताया कि हम न्यूरोजेनेसिस कर सकते हैं, और उनके एक्सपेरिमेंट में अगेन चूहे इस्तेमाल हुए। 2 पिंजरे लेके उन्होंने उनमें चूहे रखे। एक में उन्होंने मूविंग व्हील रखा जिस पे चूहा घूमता रहता था, और दूसरे में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। और कुछ अरसे के बाद उन्होंने चूहों को 2 स्ट्रक्चर्स दिए आइडेंटिफाई करने के लिए। एक पिरामिड था और दूसरा एक त्रिकोण थी, या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक कोण थी। अब पिरामिड और कोण उनको दे दी, तो जिस चूहे ने बहुत ज़्यादा व्हील पर उछला कूदा और उसने एक्सरसाइज की, उसने वो फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि वो चूहा जो बैठा रहा, लेटा रहा, उसने अपना टाइम बग़ैर एक्सरसाइज के यूटिलाइज़ किया, वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सका। इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहाँ पर जाके सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं। साइंसदानों में ये नया ख्याल आया है कि वाकई अगर एक्सरसाइज से नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं तो ये तो बहुत अहम बात है। और इस चीज़ को फर्दर एक एक्सपेरिमेंट ने मज़ीद इस चीज़ को तक़वीयत दी, और वो एक्सपेरिमेंट जो है ये मैं ले रहा हूँ, रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, स्टेइंग शार्प बुक है बाय हेनरी एमंस, और वो इसमें कहते हैं कि उन्होंने 120 लोग लिए और उन 120 लोगों के 2 ग्रुप्स किए, और उनमें से एक ग्रुप हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट्स की वॉक करता था, सिर्फ पैदल चलता था, आता जाता था, और दूसरा ग्रुप जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। तो सिर्फ 2 हफ्तों के बाद उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज देखी उनके ब्रेन में, और उनके ब्रेन के एक हिस्से जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं उसमें 2% उसका वेट बढ़ गया, और जिन लोगों ने वॉक नहीं की थी उनका हिप्पोकैम्पस 1.5% कम हो गया। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? इंसान के दिमाग में अब हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स पैदा हो सकते हैं, यानी नए नर्व सेल्स पैदा हो सकते हैं। वो 2 जगह पर हो सकते हैं। एक जगह होती है हिप्पोकैम्पस और दूसरी होती है ओल्फैक्टरी। हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारी याददाश्त से मुतालिक होता है, यानी अगर हिप्पोकैम्पस हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है, हमारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, हमारा मूड बहुत अच्छा है, हमारे इमोशंस बहुत अच्छे हैं। जबकि ओल्फैक्टरी जो है वो हमारी स्मेल और ऑडिटरी, जो हमारी सुनने की सलाहियत और सूंघने की सलाहियत, उससे ज़्यादा डील करती है। तो इस साइंसदान ने हमें बताया कि एक्सरसाइज
न्यूरॉन्स जो पैदा करती है वो हिपोकैम्पस में पैदा करती है, और उसके लिए वो एक हार्मोन जनरेट करती है जिसको हम BDNF कहते हैं। उन्होंने साथ हमें ये भी बताया कि 2 तरीके ऐसे हैं जिससे आप न्यूरॉन्स पैदा कर सकते हैं, अपने ब्रेन के सेल्स जो हैं वो नए उगा सकते हैं। उनमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप फैटी एसिड्स यूज़ करें जिसका नाम है ओमेगा 3 DHA, जो कि मछलियों में पाया जाता है। इसके अलावा आप ब्लूबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे चॉकलेट भी खा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से आपके ब्रेन के नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इससे आगे आते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 2 तरीक़ों में से एक तरीका है जिससे हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा हो सकता है, हमारे सोचने की सलाहियत जो है वो बड़ी हो सकती है, इमेजिनेशन बड़ी। और इसका जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी याददाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब यही बात जो है वो वेंडी सुजुकी ने भी कही, जो कि सेंटर फॉर न्यूरल साइंस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। उनकी सारी रिसर्च इसी बारे में है, और उन्होंने जब इस चीज़ को दरियाफ़्त किया कि एक्सरसाइज के साथ ब्रेन सेल्स नए ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी एक क्लास जो है उसको पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उसमें बच्चे एक्सरसाइज करते हुए पढ़ते थे, और उनके ख़्याल में सुबह एक्सरसाइज करना सबसे मुनासिब है। और उनका ये ख्याल था कि जितने ब्रेन सेल्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे हिपोकैम्पस में होते हैं। ओल फैक्ट्री में वर्जिश की वजह से ज़्यादा न्यूरॉन्स पैदा नहीं होते। अब मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ ले जाता हूँ जो कि जर्मनी में हुई, और इनको कंडक्ट करने वाली डॉक्टर श्मिट केसाउ थी, जो कि फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी की टीचर। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 81 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए, और उन 3 ग्रुप्स में उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि एक्सरसाइज किस टाइम की जाए तो हमारी लर्निंग को बूस्ट करती है। तो उन्होंने जो पहला ग्रुप रखा उसको एक्सरसाइज नहीं दी, दूसरा ग्रुप जो है वो लर्निंग से पहले एक्सरसाइज करता था, और तीसरा ग्रुप जो है वो एक्सरसाइज करते हुए लर्निंग करता था। अब लर्निंग क्या चीज़ करनी थी, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स दिए, क्योंकि ये फ्रेंच थे सारे लोग, तो उन्होंने फ्रेंच के कुछ ऐसे नाउन्स इकट्ठे किए, उनके मीनिंग्स वो पॉलिश ज़ुबान में बोलते थे और उन लोगों को सुनाते थे। अब उनमें से किसी को पॉलिश ज़ुबान जो है वो नहीं आती थी, क्योंकि कोई भी पोलैंड से होकर नहीं आया था, तो वो उनके लिए बिल्कुल एक नई ज़ुबान थी, एलियन ज़ुबान थी। तो जब उनको फ्रेंच वर्ड्स जो है वो सुनाए जाते थे और उसके साथ उनके पॉलिश साइनोनिम्स सुनाए जाते थे, तो वो उनको याद करने की कोशिश करते थे। अब पहला ग्रुप क्या करता था, वो लेटा रहता था आधा घंटा, और उसके बाद वो ये एक्टिविटी शुरू करता था कुछ घंटों के लिए, और वो सुनते रहते थे। दूसरा ग्रुप क्या करता था, वो स्टेशनरी साइकिल चलाते थे, जिस तरह हमारे घरों में होते हैं एक्सरसाइज के लिए, आधा घंटा वो चलाते थे, और उसके बाद फिर वो वही वर्ड्स जो हैं उनको सुनते थे। और तीसरा ग्रुप जो था वो साइकिल्स को चलाते हुए वो ग्रुप जो है वो उन वर्ड्स को सुनते थे। अब इन तीनों ग्रुप्स को जो है कुछ अर्सा दिया गया और उनको नए नए वर्ड्स सुनाए गए, और उसके बाद उनको टेस्ट किया गया कि किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो हैं पॉलिश लैंग्वेज में वो याद किया, उनको ज़ुबानी याद है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो ग्रुप जो कि एक्सरसाइज करते हुए वो वर्ड्स याद कर रहा था, उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा था। तो इस बेसिस पे डॉक्टर कसाओ ने ये कहा कि एक्सरसाइज करते हुए आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे या याद करेंगे या कोई स्किल मास्टर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको सबसे ज़्यादा आएगी। उसके साथ उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और वो ये कि कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, और उसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जो है वो बहुत ही रिगरस किस्म की एक्सरसाइज करता था, बहुत तेज़ी से भागते थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करते थे। जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो बहुत लाइट एरोबिक्स करता था, मसलन वो ट्रेडमिल पे बहुत स्लो मूव करते थे या सिंपल चलते हुए चीज़ों को याद करते थे। तो जो स्लो एक्सरसाइज करते थे या जो सिंपल एक्सरसाइज करते थे, माइल्ड एक्सरसाइज करते थे, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, उनको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती थी। और जो बहुत हेक्टिक और ज़ोर लगा के एक्सरसाइज करते थे, उनको चीज़ें याद नहीं होती थी, उनकी लर्निंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी उनके पूरे जिस्म पर तवज्जो दे रहा होता था, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा होता था। तो हमें 3 चीज़ें पता चली। एक ये कि एक्सरसाइज वो वाहिद चीज़ है जिससे हमारे न्यूरॉन्स जो है वो नए पैदा होते हैं, हमारे बच्चों के न्यूरॉन्स जो नए पैदा हो सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग और हमारी मेमोरी ज़बरदस्त हो सकती है। तो बच्चों को एक्सरसाइज करते हुए पढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये
تو ہم نے اس ویڈیو سے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ پہلے یہ کہ ایکسرسائز سے ہمارے بچوں کا برین بہت تیز ہوگا اور نئے نیورونس پیدا ہوں گے، صرف بچوں کا نہیں بلکہ بڑوں کا برین جو ہے وہ بھی بڑا زبردست، اور ان کی یادداشت بہت امپروو ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کوئی چیز سیکھیں تو وہ آپ کو بہت جلدی آ جائے گی اور وہ آپ کے لانگ ٹرم میموری میں بہت جلدی چلی جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ ایکسرسائز بڑی سمپل ایکسرسائز، ایروبک ایکسرسائز ہونی چاہیے، جس میں سب سے اچھی یہ ہے کہ آپ ہلکا ہلکا جاگ کرتے ہوئے، مدھم مدھم بھاگتے ہوئے آپ چیزوں کو یاد کریں، یا ٹریڈ میل پہ کھڑے ہو کے آپ چیزوں کو یاد کریں۔ تو اب میں آپ کو اللہ حافظ کر رہا ہوں کیونکہ میرے ایکسرسائز کا ٹائم ہو گیا۔